हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 9 ज्योग्राफी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 3 आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट 4 भी इसी क्लास में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सबको क्लास में अंत तक बने रहना। एक एक चीज़ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में, एग्जाम्पल के साथ, इमेज के साथ हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी क्लास डाला जाए कंटिन्यू क्लास को अटेंड कर लेना है। आप सभी का एग्जाम है, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। कोशिश रहेगा मेरा कि जल्द से जल्द पूरा क्लास कंप्लीट करवा दे। बाकी जो क्लास कल कैंसिल किया गया था वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से किया गया था, जिस वजह से पूरा क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया है, पर माइनर क्लास का और सब्जेक्ट का पूरा टाइम पे हम कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना है। और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी पीडीएफ है, वो आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। सारा पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा कर के ले सकते हैं। तो इंस्टा का आईडी भी दिया गया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके बाद आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, और कम्युनिटी पोस्ट पर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप सीधे डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं इंस्टा पे, वहाँ पे आपको सारा इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो यूनिट 3 से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज मैप प्रोजेक्शन, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्ट, यानी मानचित्र प्रक्षेपण क्या है, इसकी संकल्पना को समझाइए। तो ये आपको समझना है सबसे पहले, ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना है, समझना है। यहाँ जो भी लिखा गया है वो आपको रीड कर लेना है अच्छे तरीके से। बाकी हम आपको जो समझाएंगे, जो एग्जाम्पल देंगे, बस उतना आपको याद रखना है, वही एग्जाम में लिख करके आना है। तो सबसे पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल है। जैसे एक ग्लोब होता है, ग्लोब की तरह हमारी पृथ्वी है। लेकिन जब हम इसे किताब या कॉपी में दिखाना होता है, जब हम इसे किताब या कॉपी में दिखाते हैं, तो हमें इसे एक समतल कागज पे बनाना पड़ता है। मतलब आपका पेज कैसा है, ऐसा आपका पेज होता है। तो इस समतल पेपर पे आप क्या करते हैं, पृथ्वी का आकार बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक फ्लैट पेपर पे बनाना पड़ता है। तो समस्या क्या है इसमें, आखिर समस्या क्या है जो हम फ्लैट पेपर पे बना रहे हैं? तो क्या समस्या है? तो समस्या ये है कि गोल चीज को सीधे समतल पर बिना बिगाड़े नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको गोल बनाना है, मान लीजिए पृथ्वी कैसा है, गोल है, तो आपको गोल बनाना है। जब भी आप गोल बनाने बैठेंगे तो देखिएगा ध्यान से कि आप पूरा एकदम परफेक्ट गोल नहीं बना पाएंगे। कहीं ना कहीं इधर या इधर, कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ी हो ही जाएगा। एकदम परफेक्ट गोल नहीं बन सकता है। जैसा पृथ्वी है सेम टू सेम वैसा पृथ्वी आप ऐसे करके नहीं बना पाते हैं। तो यही दिक्कत है कि समतल पेपर पे एकदम परफेक्ट पृथ्वी का शेप नहीं बनाया जा सकता है। तो यही काम करने की जो विधि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेपण यानी मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं। थोड़ा और हम एक और आपको उदाहरण देते हैं, आसान तरीके का उदाहरण देते हैं हम आपको, कि मान लीजिए कि एक संतरा है, संतरा यानी ऑरेंज है। मान लेते हैं कि हम ऑरेंज है, ऐसे कर, ऑरेंज कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे बीच में ऐसे करके थोड़ा सा मतलब गड्ढा टाइप का होता है, इसमें ऐसा ऑरेंज होता है। तो मान लेते हैं कि एक ऑरेंज है, ऑरेंज को आप छील रहे हैं। जब आप उसके छिलके को सीधा फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मान लीजिए ऑरेंज है, यहाँ से आप क्या करें कि इसको छील रहे, ये चारों तरफ से आप इसको छीलने का कोशिश की। तो जब आप इसको पूरा छीलेंगे, उसके बाद इसको जब फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फैला करके जब आप इसका छिलका को फैलाएंगे तो ऐसे फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो इसको छीलेंगे तो गोल टाइप का ही निकलेगा, गेंद जैसा। इसको जब आप फैलाएंगे तो क्या होगा, वो ठीक तरीके से फैलेगा ही नहीं, या तो वो यहाँ से कहीं ना कहीं से वो टूटेगा, फटेगा, उसके बाद ही वो पूरा फैलेगा। तो यही प्रॉब्लम है कि जब हम पृथ्वी को कागज पर जब हम इस छिलके को फैलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से फट ही जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम पृथ्वी को कागज पर फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं से उसके आकार में भी प्रॉब्लम आ जाती है, दूरी या क्षेत्रफल में गड़बड़ी आ ही जाती है। पृथ्वी बनाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो पृथ्वी बनाने में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इधर से आकार में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ ही जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैप प्रोजेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं
कि पृथ्वी को कागज पर दिखाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो वो भी आपको जानना है कि इसका मुख्य काम होता क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी के स्थानों को आसान तरीके से दिखाया जाना। दूसरा, देशों, महासागर और महाद्वीपों को समझना। तीसरा पॉइंट कि पढ़ाई, नक्शा बनाने या यात्रा में ये क्या करता है कि मदद करता है। तो ध्यान रखने वाला बात इसमें कौन सा है, तो ध्यान आपको रखना है कि हर मैप प्रोजेक्शन में कुछ न कुछ चीज़ें सही रहती है और कुछ चीज़ बदल जाती है। तो क्या क्या चीज़ बदलती है, तो कहीं दूरी सही रहती है, तो कहीं क्षेत्रफल सही रहती है, तो कहीं आकार सही रहता है, लेकिन सब कुछ एक साथ सही नहीं रखा जा सकता है, मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से एक साथ नहीं बनाया जाता। कभी क्या होगा कि आपसे पूरा एकदम परफेक्ट गोल बन जाएगा, तो कभी आपसे उसकी दूरी, उसकी क्षेत्रफल एकदम अच्छे से बन जाएगा, तो कभी आपसे परफेक्ट नहीं बन पाएगा। ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैप प्रोजेक्शन एक जरूरी तकनीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हमेशा होते रहता है। आई होप आपको ये मैप प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मानचित्र प्रक्षेपण का वर्गीकरण समझाना है आपको, तो इसमें क्या लिखना है, तो जब हम मानचित्र प्रक्षेपण पढ़ते हैं तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि इसे अलग अलग तरीके से क्यों बांटा गया है। फिर ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा प्रोजेक्शन किस काम के लिए सही होता है। तो सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे हम सतह के आधार पे। सतह के आधार पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पृथ्वी को किस आकार में रखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी को किस आकार में रखा जा रहा है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, बेलनाकार प्रक्षेपण, हिंदी में बोला जाता है बेलनाकार प्रक्षेपण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पृथ्वी को एक बेलन पर चढ़ाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पृथ्वी को एक बेलन पर चढ़ाया जाता है और जैसे किसी पाइप के ऊपर नक्शा बनाया जाए, ठीक वैसे ही। अब दूसरा है शंक्वाकार, शंक्वाकार यानी कॉनिकल प्रोजेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे शंक्वाकार प्रक्षेपण। इसमें क्या होता है कि इसमें पृथ्वी को शंकु पर रखा जाता है, मतलब ऐसे कैसा होता है, कोण कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसमें पृथ्वी को क्या किया जाता है, शंकु पर रखा जाता है। यह मध्यम अक्षांक वाले क्षेत्रों के लिए ही अच्छा होता है। अब तीसरा है जेनिथल प्रोजेक्शन। इसका क्या करने का मतलब है, इसको हिंदी में बोला जाता है समतल प्रक्षेपण या समतलीय प्रक्षेपण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पृथ्वी को सीधे एक समतल सतह पर दिखाया जाता है, तो यह ध्रुवीय क्षेत्र के लिए उपयोगी भी होता है। तो पहला आपका क्या था, पहला पॉइंट आपका था कि सतह के आधार पर हम देख चुके हैं कि 3 तरीके का होता है प्रोजेक्शन। अब हम देखने वाले हैं दूसरा तरीका, जो कि है आपका गुण। गुण के आधार पे कितने तरीके के होते हैं, तो गुण के आधार पे हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला इसमें है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इसका कहने का मतलब है कि सम क्षेत्रफल प्रक्षेपण। तो इसमें क्षेत्रफल सही रहता है, देश का असली एरिया नहीं बदलता है, एकदम सही सही इसमें क्षेत्रफल दिखाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है सम दूरी प्रक्षेपण। तो इसमें दूरी सही रहती है, 2 स्थानों के बीच की दूरी सही दिखाई जाती है, मतलब 2 स्थानों के बीच की जो दूरी होगी वो एकदम परफेक्ट तरीके से इसमें दिखाया जाता है। तीसरा है आपका कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन यानी सम आकार प्रक्षेपण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आकार सही से तरीके से दिखाया जाता है, मतलब देश का रूप बिगड़ता नहीं है, अच्छे तरीके से इसमें दिखाया जाता है। तो गुण के आधार पर भी 3 तरीके का आपका प्रोजेक्शन है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं तीसरा यानी निर्माण विधि के आधार पे अब हम जानेंगे कि प्रोजेक्शन कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहला नाम दिया गया है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसका मतलब है कि इसमें ऐसा मानते हैं कि जब हम किसी एक बिंदु से पृथ्वी को देख रहे हैं उसी को पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का मतलब है इसमें गणितीय तरीके से नक्शा बनाया जाता है, किसी देखने के बिंदु की जरूरत नहीं होती है इसमें।
तो आखिर में क्या समझना है आपको, ये जो तीनों दिया गया है, कितने तरीके का आपको बताया गया है, तो आखिर में समझना आपको इतना ही है कि पूरी वर्गीकरण में हमें ये सिखाया जाता है कि हर प्रोजेक्शन का अपना अलग अलग काम होता है। यानी कहीं पे क्षेत्रफल सही होता है तो कहीं पे दूरी सही है तो कहीं पे आकार सही है। ये आपको याद रखना है कि किसी में दूरी सही होता है तो उसको क्या बोलते हैं, किसी में क्षेत्रफल सही होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यह आपको याद रखना है नाम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात और भी याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है, ये सबसे पहला क्या दिया गया था आपको कि सतह के आधार पे, फिर उसके बाद गुण के आधार पे, फिर उसके बाद निर्माण विधि के आधार पे। तो ये आपको याद कर लेना है कि 3 आधार पे बांटा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैप प्रोजेक्शन, यानी मानचित्र प्रक्षेपण में गुण बताइए। तो मानचित्र प्रक्षेपण का गुण हम आपको बताते हैं कि जब हम मानचित्र प्रक्षेपण बनाते हैं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन्हीं को हम इसके गुण कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसके गुण कहते हैं। तो चलो एक आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला तरीका हम आपको बताते हैं सटीकता। सबसे पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है, नोट करते चलिए, सटीकता। यानी सबसे पहला गुण है सटीकता। इसका मतलब है कि मानचित्र में कुछ चीज़ें को सही दिखाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि एक ही मैप में सब कुछ 100% सही नहीं हो सकता है। कुछ मैप में क्या होगा कि कुछ मैप में दूरी सही रहती है, तो कुछ में क्षेत्रफल सही रहती है, तो कुछ में आकार सही रहती है। यानी हर प्रोजेक्शन किसी एक चीज़ को ज़्यादा महत्व देता है। जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके थे कि किसी में दूरी सही था, उसको क्या बोलते थे। ये आपको याद रखना है। दूसरा गुण आपको याद रखना है विकृति। तो मतलब अब दूसरा गुण क्या है, वो है विकृति। तो पृथ्वी गोल है और कागज समतल है, इसीलिए जब हम पृथ्वी को कागज पर दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत बिगड़ना जरूर ही बिगड़ जाता है। थोड़ा बहुत कहीं आकार बदल जाता है, तो कहीं पे दूरी गलत हो जाती है, तो कहीं पर क्षेत्रफल बढ़ या घट जाता है। मतलब कोई भी मैप परफेक्ट नहीं होता है। तीसरा गुण आपको याद रखना है सरलता, यानी तीसरा गुण है सरलता। तो मानचित्र ऐसा होना चाहिए जो समझने में आसान हो। अगर मैप बहुत जटिल होगा तो कोई भी उसे आसानी से नहीं समझ पाएगा। इसीलिए प्रोजेक्शन को इस तरह बनाया जाता है कि छात्र और आम लोग उसे आराम से पढ़ सकें, तो आसानी से पढ़ सकें। तो ये 3 गुण आपको हम अभी तुरंत बता चुके हैं, 3 गुण। अब हम चौथे गुण के बारे में बात करते हैं। तो चौथा गुण क्या दिया गया है, उपयोगिता। चौथा गुण आपको याद रखना, उपयोगिता। यानी इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हर प्रोजेक्शन का अलग अलग उपयोग होता है। जैसे कि अगर हमें क्षेत्रफल की तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का मैप देखेंगे, उसका यूज़ हम करेंगे। लेकिन अगर हमें दूरी मापनी है तो इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें आकार सही रखना है तो कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन का उपयोग करेंगे, जैसा कि अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो यानी हम अपने काम के अनुसार प्रोजेक्शन चुनते हैं। तो अंत में आपको एक ही बात याद रखना है कि हर मैप प्रोजेक्शन कुछ बचाता है तो कुछ खो देता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आई होप आपको ये याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे। तो अगला सवाल है कि सिलेंड्रिकल इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन की विशेषता और उपयोग लिखना है आपको। तो इसकी गुण के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसके गुण में आपको याद रखना है सम दूरी का गुण। इसका कहने का मतलब है कि इस प्रोजेक्शन की सबसे खास बात यह है कि इसमें दूरी को सही रखने की कोशिश की जाती है, खास करके भूमध्य रेखा के पास, यानी इक्वेटर के पास। तो इसीलिए इसे इक्वी डिस्टेंस कहा जाता है। इक्वेटर के पास रखा जाता है, इसीलिए इसको इक्वी डिस्टेंस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सीधी रेखा, मतलब इसमें हम बात करेंगे अक्षांश की और देशांतर की, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हम बात करेंगे। तो अक्षांश का मतलब होता है कि सीधी आड़ी वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। और देशांतर का मतलब होगा सीधी खड़ी रेखाएं को हम क्या बोलते हैं, देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं।
तो दोनों मिलकर के क्या करती है कि एक जाली बनाती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रिड। ग्रिड बनाती है, जैसे कि ग्राफ कॉपी में बनता है ना ग्रिड, उसी तरीके का ग्रिड बनाती है दोनों मिलकर के। तो हम आपको इमेज के थ्रू दिखाएंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसको बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है समान दूरी, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं बराबर दूरी पर खींची जाती है, इसीलिए मैप बनाना आसान होता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है विकृति, यानी सबसे जरूरी बात कि ध्रुवों के पास विकृति बहुत बढ़ जाती, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास विकृति बहुत बढ़ जाती है, आकार बिगड़ जाता है और क्षेत्रफल बढ़ा हुआ दिखता है, इसीलिए यह पूरी तरह सटीक नहीं होता है। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है सरलता, यानी ये प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा सरल और समझने में आसान होता है, इसीलिए पढ़ाई में ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसका। तो हम इसके गुण के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम इसका उपयोग जानेंगे कि आखिर इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि विश्व मानचित्र में इसका उपयोग किया जाता है, यानी वर्ल्ड मैप में। तो इसका उपयोग पूरे विश्व का सामान्य नक्शा बनाने में किया जाता है। और दूसरा समुद्री यात्रा में, यानी नेविगेशन में भी किया जाता है। तो समुद्री मार्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सी रूट दिखाने में मदद करता है, क्योंकि दूरी को समझना आसान होता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है शैक्षणिक उपयोग, यानी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सरल और साफ होता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है सामान्य भौगोलिक अध्ययन, इसका मतलब है कि देश, महासागर और महाद्वीप को पहचानने के लिए उपयोगी होता है ये। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। तो कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए थे कि इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का हम नाम लिए थे, लेकिन वहाँ पे आपको बस एक लाइन में ही समझा दिया गया था, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्वल एरिया प्रोजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब हम पृथ्वी का नक्शा बनाते हैं तो हमें 4 चीज़ों में से किसी एक को सही रखना पड़ता है। वो 4 चीज़ें क्या है? तो पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है दूरी, और तीसरा है आकार, और चौथा है दिशा। तो ये 4 चीज़ें हमें सही रखनी पड़ती है। 4 चीज़ें में से कोई एक भी चीज़ हमें सही रखना पड़ता है। तो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में हम खास तौर पर क्षेत्रफल को सही रखते हैं। खास तौर पर किसको सही रखते हैं? क्षेत्रफल को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सम क्षेत्रफल प्रक्षेपण में किसी भी देश, राज्य या महाद्वीप का वास्तविक क्षेत्रफल मानचित्र में सही अनुपात में दिखाया जाता है। भले ही उसका आकार थोड़ा बिगड़ जाए, लेकिन उसका एरिया सही रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा गया, इसी से आपको याद हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि क्षेत्रफल का बात किया जाता है, क्षेत्रफल को सही रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लेना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन में दोनों का एरिया सही अनुपात में दिखाई देगा आपको, चाहे उनका शेप थोड़ा अलग हो या टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको एरिया एकदम सही दिखाया जाएगा। तो इसका कुछ उद्देश्य भी होता है जो कि आपको जानना है। तो इस प्रोजेक्शन का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है, पहला आपको याद कर लेना है कि अलग अलग क्षेत्रों के एरिया की सही तुलना करता है, और दूसरा कि यह जानना कि कौन सा क्षेत्र बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये 2 मुख्य उद्देश्य होता है इसका, जो कि आपको याद रखना है। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये बहुत ही जगह काम आता है। कहाँ कहाँ पे काम आता है? तो ध्यान से सुन लेना है कि जनसंख्या घनत्व दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है, और भूमि उपयोग के अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कृषि क्षेत्र के विश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भी, क्योंकि इन सब में एरिया का सही होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखने वाला बात इसमें क्या है कि इसमें क्या सही रहता है? तो इसमें क्षेत्रफल सही रखा जाता है। तो इसमें क्या बिगड़ सकता है? तो आकार भले बिगड़ जाए, लेकिन इसका एरिया एकदम सही होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं सम क्षेत्रफल प्रक्षेपण। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी बैकग्राउंड से कोई भी अगर आवाज आ रहा होगा तो उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया कि एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेपण को आपको समझाना है, यानी
कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल के साथ आपको समझाना है। तो इसका क्या मतलब होता है हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले आपको सोचना है कि हम पृथ्वी के ऊपर एक शंकु रखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होगा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि दो जगह स्पर्श होगा, यानी दो लाइन होगा इसमें। तो इस बार शंकु पृथ्वी को एक नहीं बल्कि दो आकांक्ष रेखाओं पर छूता है। तो इन्हीं को हम कहते हैं दो मानक आकांक्ष कहते हैं। तो टू स्टैंडर्ड पैरेलल, इन्हीं को हम कहते हैं। तो इन दोनों रेखाओं पर कोई विकृति नहीं होती है, यानी ये बिल्कुल सही दिखाई जाती है। दूसरा स्टेप आपको याद रखना है कि बीच का क्षेत्र सबसे सही होता है। मतलब ध्यान से आपको सुनना है कि इन दोनों मानक आकांक्षों के बीच का क्षेत्र सबसे ज्यादा सटीक होता है, आकार भी ठीक रहता है, दूरी भी काफी हद तक सही रहती है। तीसरा पॉइंट आपको याद कर लेना है कि बाहर की ओर विकृति होती है, यानी जैसे जैसे हम इन दोनों रेखाओं के बाहर ऊपर या नीचे जाते हैं तो विकृति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चौथा पॉइंट आपको याद कर लेना है कि उपयोग कहाँ होता है इसका। तो इस उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन खास करके उपयोगी है बड़े देश के लिए, महाद्वीप के मानचित्रों के लिए, जहाँ क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हो, जैसे कि अमेरिका में या फिर एशिया के कुछ भाग में इनका उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट आपको याद रख लेना है कि क्यों बेहतर माना जाता है इस प्रोजेक्शन को, क्योंकि हमें दो रेखाएं बिल्कुल सही होती है क्योंकि दो रेखाएं बिल्कुल सही होती है और बीच का क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा संतुलित रहता है, इसीलिए यह वन स्टैंडर्ड पैरेलल से ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, यानी सटीक माना जाता है। तो एक से ज़्यादा टू स्टैंडर्ड पैरेलल को सटीक माना गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है जेनिथल से, दो स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया है, जो कि हम आपको अभी तुरंत समझा चुके हैं। टू स्टैंडर्ड पैरेलल के बारे में समझा चुके हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। अब हम पढ़ेंगे जेनिथल के बारे में। तो जेनिथल समुद्री प्रक्षेपण का क्या मतलब होता है, ये हम आपको समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपको मान लेना है कि हम पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हैं और उसके नीचे एक समतल कागज रख देते हैं। तो अब हम पृथ्वी को उस कागज पर प्रोजेक्ट करते हैं, इसे ही जेनिथल प्रोजेक्शन कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक बिंदु से स्पर्श करना, यानी इस प्रक्षेपण में क्या होता है कि इस प्रक्षेपण में पृथ्वी एक ही बिंदु पर समतल सतह को छूती है और ये बिंदु आमतौर पर ध्रुव होता है, यानी पोल होता है। तो इसी बिंदु को हम केंद्र मानते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि दूरी का सही रहना है। इसका कहने का मतलब है कि इस प्रोजेक्शन में केंद्र से सभी स्थानों की दूरी सही रहती है, इसीलिए इसे इक्वी डिस्टेंस कहा जाता है, सम दूरी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है आकृति और विकृति। इसका कहने का मतलब है कि केंद्र के पास आकृति और दूरी काफी हद तक सही रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं विकृति बढ़ने लग जाती है, तो आकार बदल जाता है, क्षेत्रफल सही नहीं रहता है। चौथा पॉइंट आपको याद कर लेना है कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये खास करके उपयोगी होता है ध्रुवीय क्षेत्र के लिए, यानी पोलर रीजन के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। एयर रूट दिखाने में, यानी वायु मार्ग दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है और दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको याद रहेगा। एक लाइन में आपको याद कर लेना है कि जेनिथल समदूरी प्रक्षेपण में क्या होता है कि ये सेंटर से डिस्टेंस इसका सही रहता है। तो इस प्रक्षेपण में केंद्र से सभी स्थानों की दूरी सही रहती है, लेकिन दूर जाने पर विकृति बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रख लेना है जेनिथल के बारे में। अब अगला सवाल, ये भी जेनिथल से पूछा गया है, तो इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम बढ़ेंगे यूनिट 4 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र के विकास का वर्णन करना है आपको। तो सबसे पहले आपको इसमें समझना है स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में। तो पहले के समय में भारत का सही नक्शा उपलब्ध नहीं था, तो लोगों को यह ठीक से पता नहीं होता था कि कौन सी जगह कहाँ है, कितनी ऊंचाई है या नदियाँ किस दिशा में बहती है। तो फिर ब्रिटिश काल में
यह जरूरत महसूस हुई कि देश का एक सटीक नक्शा बनाया जाए ताकि प्रशासन चलाना आसान हो, सेना को सही जानकारी मिले, नए क्षेत्र को समझा जा सके। तो इस काम के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो कब की गई? तो 1767 में किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब आगे क्या हुआ तो वो भी कहानी हम आपको सुनाते हैं कि शुरुआत में काम छोटा था, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया जिसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। तो इसमें क्या किया गया? पहाड़ों की ऊंचाई मापी गई, नदियों की दिशा जानी गई और जमीन का आकार समझा गया कि ऊंचा है या फिर नीचा है, ये समझने की कोशिश इसमें की गई थी। यानी पहली बार भारत को वैज्ञानिक तरीके से मापा गया था। तो आधुनिक समय में क्या बदलाव आया, यानी आज के समय में क्या क्या बदलाव आया है इसमें? तो आज के समय में काम और आसान और सटीक हो गया है, क्योंकि अब हम इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? तो हवाई फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऊपर से फ़ोटो लेना, जैसे कि हवाई जहाज़ से ही फ़ोटो लेना, तो हम इसका उपयोग करते हैं। और सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी अंतरिक्ष से भी तस्वीर लिया जाता है। जैसे कि हम आपको कल यूनिट 1 में आपको सैटेलाइट का इमेज दिखाए थे, तो उससे क्या होता है, उससे भी इमेज लिया जाता है। तो GIS का उपयोग करते हैं, यानी कंप्यूटर की मदद से नक्शा बनाया जाता है। तो इन तकनीकों से आज के मानचित्र बहुत ही ज़्यादा सटीक है और हर छोटी चीज़ भी दिखाई दे जाती है, तो पढ़ने और समझने में आसान भी होता है। तो लास्ट में आपको एक ही बात याद रखना है कि पहले भारत के नक्शे अधूरे और अनुमान के आधारित पे था, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिक, सटीक और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो चुकी है। इसीलिए बहुत ही आसानी तरीके से आज के समय में आपको मैप को देखने को मिलेगा। भारत का नक्शा आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय सर्वेक्षण के मानचित्रों का वर्णन करना है आपको। तो सर्वे ऑफ इंडिया भारत की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो नक्शे बनाती है। ये क्या करती है? सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है? ये मैप बनाती है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1767 में हुई थी। ये आपको बात याद रखना है। और यह भारत सरकार के अधीन काम करती है, यानी भारत सरकार के लिए ही ये काम करती है, उनके अंडर में काम करती है। यानी देश का सही और आधिकारिक नक्शा बनाने की जिम्मेदारी इस संस्था को दिया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो ये संस्था क्या क्या काम करती है, किस प्रकार के नक्शे बनाती है, ये भी आपको जान लेना है। तो ये किस किस प्रकार के नक्शे बनाती है? तो ये बनाती है स्थलाकृतिक मानचित्र। दूसरा ये किस प्रकार की बनाती है? तो राजनीतिक मानचित्र बनाती है। तीसरा भौगोलिक मानचित्र और चौथा प्रशासनिक मानचित्र। ये 4 तरीके का मानचित्र ये बनाती है। तो इन नक्शा में हमें क्या जानकारी दिया जाता है? तो किसी नक्शा में जमीन ऊंची है या नीची है ये दिखाया जाता है, तो किसी में नदी कहाँ से बह रही है ये दिखाया जाता है, तो किसी में सड़कें और रास्ते कहाँ हैं ये बताया जाता है, तो किसी में जंगल, गांव, शहर कहाँ स्थित है ये दिखाया जाता है। यानी एक नक्शा हमें पूरे क्षेत्र की पूरी जानकारी देता है। तो ये नक्शा क्यों महत्वपूर्ण होता है, अब आपको ये भी जानना है। तो ये नक्शा बहुत काम का होता है, जैसे कि बहुत काम के होते हैं, मतलब जैसे कि देश की सुरक्षा में इसका उपयोग किया जाता है, विकास योजना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फार्मिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, पढ़ाई में भी इसका उपयोग किया जाता है इस मैप का। और मतलब बिना नक्शा के देश को सही तरीके से चलाना मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय में कैसे बनाया जाता है? पहले के समय में तो ऐसे बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में नक्शा कैसे बनाया जाता है? तो आज सर्वे ऑफ इंडिया नई नई तकनीक का उपयोग करती है। कौन सी तकनीक का उपयोग करती है? तो सैटेलाइट का उपयोग करती है, कंप्यूटर का उपयोग करती है, GIS का उपयोग करती है। तो इसीलिए आज का नक्शा बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है, साफ और समझने में आसान भी होता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वे ऑफ इंडिया देश की नक्शा बनाने वाली मुख्य संस्था है जो हमें भारत का सही और पूरी तरह समझने में जो हमें भारत को सही और पूरी तरीके से समझने में मदद करती है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि सर्वे ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया स्थलाकृति से,
यानी स्थलाकृतिक मानचित्र के अध्ययन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो जब हम किसी बात करते हैं स्थलाकृति मानचित्र को देखते हैं, तो जब हम किसी स्थलाकृतिक मानचित्र को देखते हैं तो उसे समझने के लिए हमें कुछ आसान स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले दिशा को समझना पड़ता है, यानी मानचित्र में ऊपर की तरफ आमतौर पर उत्तर होता है और इसे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस दिशा में है। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है। फिर पैमाना देखना पड़ता है, यानी फिर स्केल को देखना पड़ता है। तो पैमाना आपको बताता है कि नक्शे में दिखाया गया छोटा सा हिस्सा असल में जमीन पर कितना बड़ा होता है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि 1 सेंटीमीटर के बराबर मतलब क्या है, 1 किलोमीटर। उदाहरण के लिए ये दिया गया है। अब तीसरा हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं सिंबल को देख करके समझते हैं, यानी नक्शे में हर चीज को असली रूप में नहीं बनाया जाता है बल्कि चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। जैसा कि हम आपको कल इमेज के थ्रू दिखा ही चुके थे, तो आपको पहला वाला क्लास भी अटेंड कर लेना है, उसके बाद ही ये दूसरा क्लास अटेंड करना है। तो रंगों का मतलब भी आपको यहाँ पे समझना है कि नक्शे में अलग अलग रंग का अलग मतलब होता है। जैसा कि आप देखे भी होंगे कि नक्शा में नीला, पीला, हरा, भूरा ऐसी कलर का पेंट किया हुआ रहता है। तो नीला रंग का क्या मतलब है, नीला रंग का मतलब है कि नदी और तालाब को नीला रंग से दर्शाया जाता है। हरा रंग दर्शाया जाता है जो मैप पे, उसका मतलब है कि जंगल एरिया या पेड़ के एरिया को हरा रंग में दिखाया जाएगा और भूरा रंग में पहाड़ या ऊंचाइयों को दिखाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं समुच्चय रेखाएं की, यानी ये रेखाएं हमें बताती है कि जमीन कहाँ ऊंची है और कहाँ नीची है। तो अगर रेखा पास पास है इसका मतलब है कि ढाल तेज है, लेकिन अगर रेखा दूर दूर होगा इसका मतलब है कि जमीन समतल है। तो अब हम देखते हैं कि नदियाँ कहाँ हैं, सड़कें कैसे जुड़ी हुई है, पहाड़ गांव कहाँ बस रहे हैं और जमीन का उपयोग, यानी इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें स्थलाकृत मानचित्र में अध्ययन किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया स्थलाकृत मानचित्र की व्याख्या की प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको। तो जब हम किसी मानचित्र को सिर्फ देखने नहीं बल्कि समझते हैं और उसका मतलब निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याख्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। यानी मानचित्र में जो जानकारी दी होती है उससे हम यह समझते हैं कि उस जगह की जमीन कैसी है और वहाँ क्या क्या है। तो इसमें हम आपको क्या समझाया जाता है, तो इसमें आपको समझाया जाता है दिशा और पैमाना को देखा जाता है सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये सभी दिशा आपको बताया जाता है इसमें। उसके बाद आपको स्केल भी इसमें दिखाया जाता है, यानी पैमाना भी देखने को मिलेगा आपको इसमें। और इसमें हमें जगह की सही स्थिति और दूरी का अंदाजा मिलता है। दूसरा आपको इसमें दिखाई देगा प्रतीक और रंग को भी दिखाया जाता है, यानी सिंबल भी आपको देखने को मिलेगा और रंग भी आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा इसमें आपको कंटूर लाइन देखने को मिलेगा, यानी समुच्चय रेखा, जो कि हम आपको अभी समझाए हैं। और चौथा आपको इसमें क्षेत्र की पूरी जानकारी दी जाती है, नदी कहाँ पे बह रही है, सड़क कहाँ जा रही है, गांव और शहर कहाँ कहाँ पे है, खेत और जंगल कहाँ है, ये भी आपको इसमें स्थलाकृति मानचित्र में दिखाया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो मानचित्र की व्याख्या करके हम जान सकते हैं कि जगह समतल है या पहाड़ी इलाका है, घाटी है या फिर पठार है, ये भी हम जान सकते हैं। रहने और खेती के लिए कैसी जगह है वो भी आपको पता लगे। तो ये जो स्थलाकृति मानचित्र है ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो ये जानकारी काम आती है, विकास योजना बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, खेती करने में, डिफेंस में ये काम आता है। तो लास्ट में आपको याद रखना है कि मानचित्र की व्याख्या का मतलब है कि नक्शे को पढ़ करके उस जगह की पूरी कहानी को समझना ही व्याख्या कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो जितना भी क्वेश्चन इस क्लास में दिया गया था यूनिट 3 से और यूनिट 4 से जितना भी टॉपिक बचा हुआ था आपका वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई नो कि थोड़ा लेट से क्लास हुआ है लेकिन हो चुका है आपका पूरा कंप्लीट। तो बाकी का ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं और इसका पूरा क्लास और इसका पहले का भी क्लास आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से जाएगा, आराम से अच्छे से लिखना है। बाकी हम आपको बताए ही थे कि लॉन्ग क्वेश्चन को 7 पेज में लिखना है और शॉर्ट को लिखना है आपको
4 से 5 पेज में या 3 से 4 पेज में भी आप लिख सकते हैं। तो अच्छे तरीके से लिखना है, जो भी आपके दिमाग में माइंड में एग्जाम्पल आए वो भी लिखना है अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ लेना है। आगे आपको कौन सा क्लास चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का, ये भी कमेंट में बता देना। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।